नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 9 फरवरी 2026 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट की कन्वेंशंस कैसे टूट रही हैं, प्रधानमंत्री ने मोशन ऑफ थैंक्स का रिप्लाई नहीं किया, तो ये पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया बैन से संबंधित। तो आज राइटर सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट बोल रहे हैं। 2-3 आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे जिसमें सोशल मीडिया बैन के पक्ष में बातें सामने आई थी। और अब क्या हुआ, गाजियाबाद की ना 3 लड़कियों ने उम्र 12 साल, 14 साल, 16 साल, उन्होंने सुसाइड कर लिया गाजियाबाद में। इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके माँ बाप ने ना उनसे फ़ोन छीन लिया था। इतनी ज़्यादा वाली फ़ोन एडिक्शन, तो मांगे और ज़रा तेज हो गई कि सोशल मीडिया को बैन करो। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर अलग व्यू ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट म्यांमार से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। म्यांमार में इंडिया के लिए क्या डायलेमा है, समझ गए, क्या पॉलिसी फॉलो इंडिया को करनी है म्यांमार के संदर्भ में। तो तीनों आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पार्लियामेंट की ना वर्किंग से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं आपको ना थोड़ा बेसिक्स समझाता हूँ। बेसिक्स आप समझ लीजिए। देखो, जब भी नया साल शुरू होता है ना, या फिर नई लोकसभा बनती है, तो उस सिचुएशन में ना प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं, दोनों हाउसेस को संबोधित करते हैं। और संविधान के आर्टिकल 87 में ना प्रेसिडेंट के इस एड्रेस को ना स्पेशल एड्रेस बोला गया है। स्पेशल एड्रेस। अब होता क्या है, इस स्पेशल एड्रेस में ना जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो देखो सरकार का विजन बताते हैं, सरकार के अचीवमेंट्स बताते हैं। और फिर इसके बाद ना पार्लियामेंट में चर्चा होती है, जिसे हम बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेसिडेंट के अभिभाषण के बाद, प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद में पार्लियामेंट में चर्चा होती है, जिसे हम बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखो, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है ना प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये बल्कि ये भी चेक करता है कि सरकार के पास हाउस में सपोर्ट है या नहीं है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो उसका हाउस में, तो इसका मतलब सरकार गिर गई। अब देखो, रूल ये है कि इस डिबेट के अंत में ना, यानी मोशन ऑफ थैंक्स के डिबेट के अंत में प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर को यानी प्रधानमंत्री को रिप्लाई करना होता है। पीएम सारी बातों का जवाब देते हैं और फिर वोटिंग होती है। और जैसे मैंने बताया, अगर वोटिंग में सरकार फेल हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन 5 फरवरी को क्या हुआ, 5 फरवरी को ना कुछ अजीब सा हुआ। अजीब क्या हुआ, प्रधानमंत्री को जवाब देना था मोशन ऑफ थैंक्स से पहले, लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, उनका रिप्लाई आया नहीं। तो ये ना पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने ना मोशन ऑफ थैंक्स के पास होने से पहले रिप्लाई नहीं दिया। ये पहली बार था, मतलब हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डेविएशन है। परंपरा हमेशा से यही रही है कि जो पीएम है, जो लीडर भी होते हैं हाउस के, वो रिप्लाई देते हैं और उसके बाद में मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास होता है। जब स्पीकर ओम बिरला जी से मांग की गई कि प्रधानमंत्री का रिप्लाई तो आया नहीं अभी, तो उन्होंने ये बोला कि कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन थी, एक बहुत मजबूत इंफॉर्मेशन थी कि अपोजिशन के एमपीज ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाले थे। और उन्होंने ये भी सजेस्ट कर दिया, स्पीकर ओम बिरला जी ने, कि प्रधानमंत्री को ना चोट पहुंचाई जा सकती थी, फिजिकल हार्म पहुंचाया जा सकता था। राइटर बोलते हैं ये तो ज़्यादा ही अजीब हो गया। ज़्यादा अजीब इसलिए हो गया क्योंकि देश की लोकसभा में, देश की पार्लियामेंट में अगर प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित है। मतलब ये बात तो बिल्कुल ही अजीब सी हो गई कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को डर था लोकसभा के अंदर। और वहाँ पे देखो वैसे भी मार्शल्स होते हैं, बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, तो ये तर्क जचा नहीं, समझ गए। फिर राइटर बोलते हैं असली मुद्दा देखो ये था, एक बुक थी फॉर्मर आर्मी चीफ की, एम नरवणे की। अब उस बुक में ना उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं गलवान कन्फ्लिक्ट के बाद अगस्त 2020 में किस प्रकार से चाइनीज सेना ना कुछ टैंक्स के साथ में आगे बढ़ने वाली थी, आगे बढ़ रही थी। और मैंने ऑर्डर का इंतज़ार किया तो मुझे स्पष्ट ऑर्डर्स मिले नहीं उस समय। वो बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब देखो पॉलिटिकल चीज़ें हमारी काम की नहीं है। तो एक जो ये पूरी स्टोरी है कि क्या बोला है एम नरवणे ने, कारवां मैगजीन में क्या आर्टिकल छपा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई किसी काम की नहीं है, समझ गए। तो
वो जो बुक है ना फॉर्मर आर्मी चीफ की, उसमें देखो उन्होंने ना ऐसी बातें जिक्र करके रखी हैं जिस पे डिबेट चाहते थे राहुल गांधी। ये नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर इश्यूज से जुड़ी बातें थी। और इवन जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे ना, उन्होंने अग्निवीर जो स्कीम थी ना, उसका भी देखो अलग ढंग से सपोर्ट किया था, लेकिन जब इंप्लीमेंट की गई सरकार के द्वारा अग्निवीर स्कीम, वो अलग किस्म की स्कीम थी। मतलब चेंजेस थे जो सरकार ने इंप्लीमेंट की, और जिसे आर्मी चीफ ने सपोर्ट किया था उसमें डिटेल्स अलग थी। तो इस बात को भी उसने जिक्र किया है, उन्होंने जिक्र किया है अपनी बुक में। तो इस बुक पे डिबेट चाहते थे राहुल गांधी, समझ गए। अब यहां पे एक चीज और, रूल ये कहता है, पार्लियामेंट के रूल्स ये कहते हैं, अगर देखो कोई मेंबर किसी बुक को कोट करता है ना, तो उस मेंबर को ना उस बुक की, उस डॉक्यूमेंट की ना जिम्मेदारी लेनी होती है और ऑथेंटिकेट करके टेबल पे रखना होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इसके लिए तैयार थे कि हाँ मैं इस चीज को जिम्मेदारी लेता हूं और ऑथेंटिकेट करके रखता हूं टेबल पे, लेकिन उनको मना कर दिया गया। तो ये भी देखो गलत था एक प्रकार से। फिर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। किसके रिस्पॉन्सिबल है? वो लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब लीडर ऑफ हाउस जवाब नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब वो अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। डिबेट का फिर मतलब ही क्या हो गया? डिबेट का मतलब ही होता है क्वेश्चन एंड आंसर। सरकार को जवाब देना है कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। अगर आंसर देने वाला गायब हो जाए, आंसर नहीं दे, तो फिर डिबेट का जो मकसद है वो खत्म हो जाता है। एक और लीगल पॉइंट अपोजिशन की तरफ से उठाया गया कि अगर मान लो रूल ये कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स से पहले पीएम अगर जवाब नहीं देते हैं तो एक रेजोल्यूशन मूव करना पड़ता है कि हम बिना रिप्लाई के जो डिबेट है वो क्लोज कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ। आप ना यूके में देखो, वहां पे देखो जो प्रधानमंत्री है ना, हर हफ्ते विपक्ष के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इंडिया में हम ये प्रथा क्यों नहीं अपना सकते? हमारे तो जो ऑलरेडी जो हमारी कन्वेंशंस बनी हुई हैं वो भी टूट रही हैं। तो ये देखो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा साइन नहीं है, समझ गए। यानी ये जो स्किपिंग द रिप्लाई वाली चीज़ है ना, ये गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा इससे। फिर आगे तो बल्कि सरकार बिल्कुल भी जवाब देना बंद कर देगी। तो कुछ चीज़ें जो हमें इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, स्पीकर जो हैं वो न्यूट्रलिटी अपनाएं। स्पीकर को अंपायर की तरह न्यूट्रल होना चाहिए। अदरवाइज तो देखो स्पीकर कई बार ना प्लेयर की तरह काम करते हैं रूलिंग पार्टी के पक्ष में। और नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पे देखो भागना नहीं चाहिए। हाउस में मजबूत डिबेट्स का होना जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज पे। और बात रही कन्वेंशंस की, देखो कन्वेंशंस जो हैं वो देखो किसी भी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की जान होती हैं। लेकिन कन्वेंशंस को ही अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर पार्लियामेंट की जो वर्किंग है वो और ज़्यादा प्रभावित होगी। बस कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, देखो पार्लियामेंट जो है वो एक बिल्डिंग नहीं है, ये वो जगह है जहां पे ना देश का भविष्य, देश की किस्मत लिखी जाती है। अगर वहां पे डिबेट नहीं होगी तो फिर सिर्फ सरकार का मोनोलॉग रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सोशल मीडिया बैन की मांग से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक न्यूज सामने आई गाजियाबाद की, शायद आपने भी सुनी होगी। 4 फरवरी की बात है, 3 बहनें, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है, नोएडा के साथ ही लगता है। 3 बहनें, तीनों की उम्र कैसे थी? एक 12 साल की, एक 14 साल की और एक 16 साल की। और तीनों बहनों ने ना सुसाइड कर लिया। सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा। फिर देखो पुलिस की रिपोर्ट आती है, पुलिस बोलती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि 2 वजह से सुसाइड किया। एक तो स्क्रीन का एडिक्शन और दूसरा पेरेंटल कन्फ्लिक्ट, मतलब जैसे पेरेंट्स ने फ़ोन चलाने से मना किया था। और वो जो लड़कियां थी ना 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की, वो देखो साउथ कोरिया का जो के ड्रामा वगैरह है उसकी तरफ इतनी ज़्यादा आकर्षित थी, इतनी ज़्यादा आकर्षित थी, वो अपने आप को साउथ कोरिया की प्रिंसेस समझने लगी थी। समझ गए? मतलब सोच के देखो यार, हम हमेशा से बात करते आए हैं हमारा बॉलीवुड बढ़िया है, हमारा योगा बढ़िया है, आयुर्वेद बढ़िया है, लेकिन साउथ कोरिया का कल्चर देखो कैसे हमारे देश में घुस रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। आप सोच के देखो। लेकिन देखो ये तो बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी।
माँ बाप ने फ़ोन छीना कि क्या तुम सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हो, और उन्होंने ना सुसाइड कर लिया। उसके बाद देखो पूरा देश गुस्से में कि बच्चों को बचाओ इस सोशल मीडिया के जहर से। राइटर बोलते हैं देखो गुस्सा लाजमी है, जब बच्चा मरता है तो ना एक गुनहगार चाहिए, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो सख्त से सख्त कानून बनाए। लेकिन देखो राइटर कहते हैं हमें ना जज्बात में फैसला नहीं लेना है, हमें सोचा समझा फैसला लेना है, क्योंकि हम जज्बात में फैसला लेंगे तो बल्कि ये सोशल मीडिया कंपनीज बच जाएंगी। अब सवाल ये उठता है क्या सोशल मीडिया बच्चों को बीमार कर रहा है? इसका आंसर सीधा सीधा यस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रिसर्च हो चुकी है। सोशल मीडिया की वजह से ना बच्चों में एंजाइटी यानी घबराहट, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, बॉडी इमेज डिससेटिस्फैक्शन, जैसे देखो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे सब अपनी बेहतरीन फोटो लगाते हैं, तो उसको देख के ना टीनेजर्स में इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि यार मैं तो ऐसा नहीं दिखती, खास करके लड़कियों में, मैं तो ऐसा नहीं दिखती, मेरा रंग तो साफ नहीं है। पता नहीं किसने उनको बोला कि साफ रंग वाली लड़कियां सुंदर होती हैं। समाज में ये जो जहर है ना वो सोशल मीडिया ने और ज़्यादा घोल दिया है। इंस्टाग्राम पे ना परफेक्ट इमेजेस देख देख के ना बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, समझ गए। और गाजियाबाद की ट्रेजेडी देखो अकेली नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, और इसी के चलते फिर अलग अलग सरकारों ने रिटालिएट भी किया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में तो एक कानून भी बन गया 2024 में। ऑस्ट्रेलिया में ये कानून पास हुआ था कि 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए ना सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन, मतलब अगर एज ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम है ना तो फिर उनके लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट सब बंद, और कंपनीज पर $50 मिलियन का फाइन है अगर वो एज वेरीफाई नहीं कर पाए। और उन्होंने सोशल मीडिया चलाने दिया बच्चों को। दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया का ये कानून लागू भी हो गया। फिर आप स्पेन का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां के प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, हम ना बच्चों को डिजिटल वाइल्ड वेस्ट से बचाएंगे, और उन्होंने तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को जेल में भेजने तक की बात कह दी। तो राइटर कहते हैं देखो ये ना एक प्रकार का ना मोरल पैनिक है। क्या है? मोरल पैनिक है। जब सोसाइटी देखो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाती ना तो वो किसी एक चीज को दुश्मन बना लेती है, और आज का जो दुश्मन है ना वो सोशल मीडिया है। लेकिन हम ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का ना सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कैसे? राइटर कहते हैं देखो, मान लो आपने सोशल मीडिया को बैन कर भी दिया, तो आज के जो बच्चे हैं ना बहुत चालू बच्चे हैं, मतलब वो वीपीएन का यूज कर लेंगे, वीपीएन का यूज करके बाईपास कर देंगे। उसके देश ने जो बैन किया है ना सोशल मीडिया पे, वो वीपीएन का यूज करेंगे और उस बैन को बाईपास कर देंगे। वीपीएन से क्या होता है? वीपीएन से ये होता है कि ऐसा लगेगा कि यूएसए का जो आईपी एड्रेस है वो सोशल मीडिया को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ना कि इंडिया का आईपी एड्रेस। तो यूएस में तो सोशल मीडिया बैन नहीं है, तो इसलिए उस बच्चे का सोशल मीडिया चल जाएगा जब वो वीपीएन यूज करेंगे, तो बच्चे वीपीएन यूज कर लेंगे, समझ गए। और इससे भी बड़ा खतरा ये है, अगर मेन स्ट्रीम की ये जो एप्स हैं वो बंद हो गई ना, फिर बच्चे क्या करेंगे? डार्क वेब पे चले जाएंगे। अब डार्क वेब पे तो बल्कि और भी ज़्यादा इंक्रिप्टेड चैट्स हैं, वहाँ पे तो कोई मॉडरेशन नहीं है, वहाँ पे तो बच्चों को बहलाना, फुसलाना, उन्हें एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाना, ये बहुत ज़्यादा चलता है। डार्क वेब पे तो और भी बुरी स्थिति है, और सरकार कह रही है ना कि आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जब देखो आईडी कंपलसरी होगी, हर सोशल मीडिया अकाउंट के लिए आईडी मानी जाएगी, तो मास सर्विलियंस का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये नुकसान होंगे। देखो, और राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि देखो हर बच्चा बिगड़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से, कुछ जो बच्चे हैं बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे एक रूरल टीनेजर के बच्चे के बारे में सोचिए, उसे एक्सपोजर मिलता है सोशल मीडिया की सहायता से, एक्सपोजर मिलता है। मान लो एक एलजीबीटी कम्युनिटी का बच्चा है, तो वो अपनी कम्युनिटी के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट हो पाता है, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। सोशल मीडिया से जो बच्चे हैं ना उनको बहुत एक्सपोजर मिल जाता है, उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। फिर राइटर बात करते हैं डेमोक्रेटिक डेफिसिट की। हम बच्चों के लिए पॉलिसी तो बना रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या किसी ने बच्चों से पूछा कि भाई तुम लोग क्या चाहते हो? तो हम ना टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चों को सोशल मीडिया नहीं दिखाना है, तो बस हम वही कर रहे हैं, लेकिन यूथ को इन्वॉल्व करना जरूरी है।
फिर एक पॉइंट जेंडर इक्वलिटी से भी संबंधित बोलते हैं राइटर। देखो इंडिया ना एक पुरुष प्रधान देश है, पैट्रियार्कल समाज है। अगर सरकार ने ये बोला कि 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, तो देखो कंजर्वेटिव जो फैमिलीज है ना वो लड़कों से तो फोन नहीं छीनेगी, लेकिन लड़कियों से छीन लेंगी। वो बोलेंगे कि देखो सरकार ने फोन बैन कर दिया, तुम फोन क्यों चला रही हो। ऑलरेडी देखो इंटरनेट यूज करने में ना इंडिया में मेल आगे हैं, 57% मेल इंटरनेट यूज करते हैं और महिलाओं का इंटरनेट यूज सिर्फ 33% है। तो अगर सोशल मीडिया बैन हुआ तो लड़कियां जो हैं वो इंटरनेट यूज करने में बल्कि और पीछे रह जाएंगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से बात करने से तो नहीं होगा ना, सॉल्यूशन भी तो देने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं अपर गुप्ता, हमें ना बैन कर दो, टेक डाउन कर दो। सबसे पहले तो ये सस्ता नशा जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। अपने पास में एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 है, इसका यूज करो ना भाई। मतलब इस तरीके से आगे बढ़ो। हम आईटी एक्ट 2000 का सहारा लेके बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के ऊपर ना भारी भरकम फाइन लगा सकते हैं। जैसे देखो स्कूल की जिम्मेदारी होती है बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित करना, उसी प्रकार से इन कंपनीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ट्विटर की, यूट्यूब की, स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम की, आप बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करो। नहीं करोगे तो आपके ऊपर भारी भरकम फाइन लगाया जाएगा। और देखो ये पावर जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत स्लो रिएक्ट करती है। जो मुद्दे सुर्खियों में आते हैं सिर्फ उन पे रिएक्ट करती है और ना ही उनके पास में सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज होती है। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए ये पता करने के लिए कि जो ये सोशल मीडिया वाले हैं ये ठीक से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी ना हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं ना वो वेस्टर्न डेटा के आधार पर बना लेते हैं। इंडिया को ना अपना पैसा लगाकर रिसर्च करवानी होगी, हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करवानी होगी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मतलब लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च, कि देखो कास्ट, क्लास और रीजन का क्या असर पड़ता है बच्चों पे। तो पॉलिसी जो है वो डेटा के बेस पे बने, ना कि इमोशन के बेस पे। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं जो अभी ये एक्ट आया था ना डीपीडीपी एक्ट, ये वाला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसमें भी देखो कमियां हैं। जैसे इस एक्ट में ना कंसेंट गेटिंग का मॉडल है वो देखो फेल हो सकता है। तो बच्चों को ना पॉलिसी डिजाइन में शामिल करो, ताकि ये भी पूछो ना बच्चे क्या चाहते हैं। आप बोलोगे सर बच्चे तो हमेशा यही बोलेंगे ना, हाँ हमें चलाने दो। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। कम से कम उनके इमोशंस हमें पता लगेंगे, वो खुद से बताएंगे कि क्या वो ज़्यादा देखते हैं, क्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा उनसे बात करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स भी समझ में आएंगी, उनकी दिक्कतें भी समझ में आएंगी। फिर राइटर एक बात और बोलते हैं कि आजकल तो देखो एक नया खतरा आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सोशल मीडिया पे देखो चीख रहे हैं, लेकिन देखो बच्चे, आप देखो एआई चैटबॉट से बात कर रहे हैं। रिसर्च देखो ये कहती है कि एआई ज्यादा यूज करने से ना क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम हो रही है और दिमाग जो है वो बिल्कुल लेजी हो रहा है, आलसी हो रहा है। और बच्चे देखो एआई से मेंटल हेल्थ की एडवाइस ले रहे हैं। हाल ही में कुछ केसेस सामने आए जहां पे एआई ने ना सेल्फ हार्म को बढ़ावा दिया कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। और जो कई ऐसे भी केस सामने आए जहां पे एआई चैटबॉट्स जो हैं वो सेक्सुअलाइज्ड बातें कर रहे हैं बच्चों के साथ में, माइनर्स के साथ में। तो अगर रेगुलेशन चाहिए तो देखो रेगुलेशन एआई और सोशल मीडिया दोनों के बीच में कंसिस्टेंट होना चाहिए। दोनों को आप एक साथ लेके चलो, अलग अलग ट्रीट मत करो। एक को आप राक्षस बनाओगे, दूसरे की पूजा करोगे, ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना। तो फिर लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो बैन लगाना तो बहुत आसान है, और बैन लगाना मतलब पॉलिटिशियंस के लिए ना दिखाने का एक तरीका होता है कि देखो हमने काम किया है। लेकिन हमें ना सब कुछ देखना होगा। ऐसा ना हो कि बैन लगा के जो फायदे अभी हो रहे हैं सोशल मीडिया के वो भी चले जाएं। तो एक दूसरा पक्ष एक प्रकार से ना राइटर ने प्रेजेंट किया है सोशल मीडिया के बैन के अगेंस्ट। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, म्यांमार में हुए इलेक्शंस से संबंधित है। इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। एक सेकेंड, इसको हटा के बैकग्राउंड दे देता हूं। देखो म्यांमार में क्या हुआ था। म्यांमार में ना 1 फरवरी 2021 को ना
वहां की मिलिट्री ने ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के ना वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो वहां पे जो नोबेल पुरस्कार विजेता सू की थी, उनको जेल में डाल दिया गया। और उनकी पार्टी थी एनएलडी, उस पार्टी के और बहुत सारे लीडर्स को ना जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब 5 साल बाद इलेक्शंस करवाए गए हैं म्यांमार में। आप पूछोगे क्यों करवाए गए हैं? क्योंकि देखो वहां की जो मिलिट्री है ना, दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि देखो सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए उन्होंने जो इलेक्शंस हैं उनका नाटक किया है। ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब देखो, राइटर एक बात बोलते हैं, ये जो इलेक्शंस है ना, ये एक प्रकार से ना मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, यानी कि जबरदस्ती की नॉर्मल सिचुएशन दिखाई जा रही है। जो इलेक्शन हुए वो 3 फेसेस में हुए, 3 फेसेस में इलेक्शन हुए, और जीता कौन? जाहिर तौर पे मिलिट्री की जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ बिल्कुल, मिलिट्री की वहां पे पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम है यूएसडीपी, यानी कि यूनियन सोलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। ये मिलिट्री की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। ये पार्टी जीत गई। वोटिंग देखो पूरे देश में नहीं हुई, वोटिंग सिर्फ 330 शहरों में हुई। सॉरी, 330 शहरों में नहीं हुई, टोटल शहर वहां पे 330 हैं, लेकिन जो वोटिंग हुई वो सिर्फ 265 टाउन्स में हुई। बाकियों में वार चल रहा है, रिबल्स का कब्जा है, तो इसलिए पूरे देश में वोटिंग नहीं हुई। और कितना परसेंट लोगों ने वोट किया? सिर्फ 55% लोगों ने। यहां पे देखो, सिर्फ 55% लोगों ने वोट किया, जबकि इससे पहले 2015 में और 2020 में इलेक्शंस हुए थे तो 70% लोगों ने वोट किया था। आप बोलोगे सर 55% भी नंबर अच्छा खासा है। देखो बाकी लोगों ने जिन्होंने वोट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उनका आलसपन है इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। उन्होंने इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि वो मिलिट्री गवर्नमेंट के रूल को रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ गए? अपोजिशन को तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया ना। सू की जो पार्टी है एनएलडी, वो तो बैन है। इसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे अराकान नेशनल पार्टी, वो भी बैन है, उसको भी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने दिया। एक और पार्टी है एसएनएलडी, वो भी बैन है। इन पार्टीज के लीडर्स जेल में हैं। तो मैदान बिल्कुल साफ था मिलिट्री की पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि आप इलेक्शन जीत जाओ, क्योंकि और कोई मैदान में ही नहीं था। समझ गए? और इलेक्शन के पीछे की रियलिटी ना म्यांमार में देखो बहुत डार्क है। डार्क इसलिए है, वहां पे ना सिविल वार चल रहा है, और सिविल वार की वजह से ना अभी तक ऑलमोस्ट 8,000 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें एक्टिविस्ट भी शामिल है, जर्नलिस्ट भी शामिल है, और सिविलियंस भी शामिल हैं। 30,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अभी भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिटेन्ड हैं। 1,13,000 के आसपास जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और जिस प्रकार से वहाँ की जुंटा ने ना, यानी मिलिट्री गवर्नमेंट ने अत्याचार किया है ना, बहुत सारे रेसिस्टेंस ग्रुप्स बन गए हैं। जैसे एक है पीपल डिफेंस फोर्सेस, यानी लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, आम लोगों की आर्मी है ये। कुल अलग अलग एथनिसिटीज के लोग हैं म्यांमार में, तो कुछ जो एथनिक ग्रुप्स हैं ना, उन्होंने अपनी अलग से आर्मी बना ली है मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये हालात हैं। तो ये जो रिबल्स हैं ना, अभी देखो वहां के ना 91 टाउन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। शहरों में, कैपिटल में बेशक मिलिट्री गवर्नमेंट का राज है, लेकिन रूरल एरियाज में आप जाओगे तो वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है बहुत सारे इलाकों में। तो एक प्रकार से म्यांमार का जो स्टेट है ना वो कोलैप्स हो रहा है, या फिर इसे आप फ्रेगमेंटेड सोवरेनिटी बोल सकते हो, कि पूरे म्यांमार में मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उसकी नहीं चल रही है। समझ गए? अब आते हैं इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इस इशू पे। देखो इंडिया, म्यांमार जो है इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है म्यांमार। देखो कायदे से इंडिया का डायलेमा ये है, एक तरफ तो इंडिया देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, तो इंडिया को डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है, इंडिया ना वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट को भी नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि नाराज करेगी तो भाई ये लोग चाइना के करीब ज़्यादा चले जाएंगे। वैसे भी इनके रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और मिलिट्री गवर्नमेंट फिर हमसे ना कोऑपरेट नहीं करेगी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए। अगर हमने म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ में रिश्ते बिगाड़ लिए, तो हमारे जो इंसर्जेंट्स हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, वो म्यांमार से ऑपरेट करेंगे, म्यांमार में जाके शरण लेंगे, और वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारे रिश्ते म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ में अच्छे रहे, तो फिर देखो कम से कम वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो इंडिया का जो स्टैंड है ना, अभी तक इंडिया ने बैलेंस्ड अप्रोच ही ली है। हमारे जो
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है ना रणधीर जायसवाल, उन्होंने पिछले साल के दिसंबर में और इस साल के जनवरी में कुछ स्टेटमेंट्स दिए म्यांमार के इलेक्शंस के ऊपर। तो उन्होंने ना नपे तुले स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने बोला कि हम म्यांमार में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, बस वो वैसी बातें। हमने म्यांमार के इलेक्शंस को रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि हम वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना चाहते थे। और इंडिया ने यह भी क्लैरिफाई किया, देखो हमारे ऑब्जर्वर गए थे म्यांमार में इलेक्शंस ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी में गए थे और वो सरकार की तरफ से नहीं गए थे। तो सरकार ने डिस्टेंस भी बना लिया ताकि इलेक्शंस, मतलब इंडिया ने इलेक्शंस को लेजिटिमेट करार दिया है, ये ठप्पा हमारे ऊपर ना लग जाए। तो इंडिया ने ना बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। क्या हम वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं। जैसे देखो अगस्त 2025 में ना एससीओ का समिट हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने ना जो वहाँ के मिलिट्री हेड हैं, जो मतलब सरकार के प्रमुख हैं, हलाइंग, उनसे मुलाकात की थी और बायलैटरल इश्यूज पे, डेवलपमेंटल इश्यूज पे चर्चा हुई थी। मैसेज साफ था कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इलेक्शंस इंक्लूसिव होने चाहिए। तो ये जो अप्रोच है ना इंडिया की, ये अप्रोच है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, मतलब बात जारी रखो लेकिन पॉलिटिकल इंडोर्समेंट मत करो कि जो भी म्यांमार में हो रहा है वो सही हो रहा है। ऐसा कोई पॉलिटिकल इंडोर्समेंट मत करो, लेकिन बात करते रहो, डेवलपमेंट में मदद करते रहो। जैसे देखो मार्च 2025 में ना वहाँ पे भूकंप आ गया था, तो इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था और फील्ड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे रिलीफ भेजा था। तो ये दिखाता है कि इंडिया म्यांमार के लोगों के साथ में है। फिर लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो म्यांमार के साथ में ना हमारी बहुत लंबी बाउंड्री लगती है, 1643 किलोमीटर की। काफ़ी सारे राज्यों की सीमा लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। अभी 90,000 से ज़्यादा रिफ्यूजीज म्यांमार से भारत में आए हुए हैं, मिजोरम में, खास करके मिजोरम में और त्रिपुरा में। इंडिया की देखो अपनी कोई नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी तो है नहीं, इस वजह से ना सारा जो बर्डन है ना रिफ्यूजी का, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आ रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन आ रहा है, इस वजह से वहाँ के स्टेट्स में ना मणिपुर में, मिजोरम में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में जो फॉल्ट लाइन्स हैं, जो विवाद हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर एक बात राइटर ये भी बोलते हैं, देखो मणिपुर में मणिपुर कह रहा हूँ, म्यांमार में ना सिविल वार चल रहा है। इसकी वजह से ना हमारे कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, जैसे मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, इसके अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये ठंडे बस्ते में है म्यांमार में चल रहे सिविल वार की वजह से। ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, समझ गए? इसलिए म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो नॉर्मलसी का दावा कर रही है ना, वो झूठा है। ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन अभी भी सेफ नहीं है। फिर राइटर एक चिंता ये भी बताते हैं कि देखो जब सरकार कमजोर होती है ना, जैसे म्यांमार में सरकार कमजोर है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, नारकोटिक्स यानी ड्रग की जो स्मगलिंग है वो बढ़ जाती है। साइबर स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा हावी है म्यांमार में। जैसे वो डिजिटल अरेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे ग्रुप तो म्यांमार में रह के वो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं जो हैं वो अंजाम देते हैं। तो म्यांमार जो है वो दुनिया का स्कैम सेंटर भी बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार का कंट्रोल नहीं है। डेटा ये कहता है 2022 से अभी तक ना 2000 से ज़्यादा इंडियंस को म्यांमार से बचाया गया है, मतलब वो साइबर स्लेवरी में फंसे थे। साइबर स्लेवरी जो है ये देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ना एक नया फॉर्म है, नई रूप है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो वेस्टर्न कंट्रीज और आसियान ने ना म्यांमार के इस इलेक्शन को ना रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया के लिए क्या रास्ता है? इंडिया को ना अपने प्रिंसिपल्स और रियलिज्म के बीच में ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक तरफ प्रिंसिपल्स हैं, दूसरी तरफ इंडिया का प्रैग्मेटिज्म है, दोनों के बीच में इंडिया को बैलेंस बनाना पड़ेगा। वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट से या फिर जुंटा से आप बात करो अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए, लेकिन आप ना म्यांमार के जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं ना, जो रिबल्स हैं, उनके भी टच में रहो। तो बांग्लादेश जैसी गलती नहीं होनी चाहिए कि अकेला हमने सारे अंडे शेख हसीना की सरकार की टोकरी में डाल दिए थे, तो बाद में वहां पे अब दूसरी पार्टी के सत्ता में आने के आसार हैं, तो फिर इंडिया को धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन म्यांमार में नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, म्यांमार वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।